मान लीजिए गेट पे कोई लड़का एंटर कर रहा है अपने घर पे, ठीक है, और मान ली नजदीक से किसी लड़की ने पूछ लिया कि भाई ये वाला रास्ता कहाँ जाता है, तो उसने बताया कि भाई आप यहाँ से लेफ्ट लीजिए, फिर राइट लीजिए और वहाँ पर आपका डेस्टिनेशन। तो मोस्टली लड़के ऐसा कहते हैं कि मैं आपको छोड़ दूँ। तो अब साथ के साथ क्या हुआ, पड़ोस वाली आंटी ने देख लिया, पड़ोस वाली आंटी ने देखा अच्छा तो इनका लड़का है ना किसी लड़की से बात कर रहा है, तो वो क्या करेगी, कल को उनकी मम्मी को बुलाएगी, तुम्हारे लड़के का ना तो किसी के साथ टांका भिड़ा हुआ है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आर्बिट्रेरी इन्फेरेंसेस किया जा रहा है कि छोटी सी इवेंट या सिचुएशन को लेकर कंक्लूजन निकालने की कोशिश की जा रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम समझेंगे कैसे हम डिप्रेशन में जाते हैं, है ना। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा आपको सुन के, भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम सिर्फ डिस्कस करेंगे टॉपिक को, डिप्रेशन होता क्या है, आइडेंटिफाई कर सके, कौन कौन से सिम्टम्स हैं, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, डिप्रेशन के कौन कौन से काजेज़ हैं, टाइप्स क्या हैं, इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आप एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपको इन्हीं में से जो मिल जाएगा और आप एज इट इज़ राइट डाउन कर सकते हैं। थोड़ा सा आप कैसे एक्सटेंड करेंगे वो मैं साथ ही साथ आपको बता दूंगा। डिप्रेशन क्या होता है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, मूवीज़ में देखा होगा, या जो आप नाटक वगैरह देखते हैं टीवी पर, सीरियल्स, तो उनमें आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। या जैसे कि मान लीजिए उनकी लाइफ में ना कुछ इवेंट ऐसा हो जाए जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड फील करे। अब डिप्रेस्ड आपने देखा होगा वो अकेला बैठा रहेगा ना मूवी में, या फिर वो अपने सिर पर हाथ रखे हुए दुखी दुखी सा, या फिर सुसाइड अटैम्प्ट करने की सोचेगा, उसे यूजलेस वाली फीलिंग आएगी, है ना, किसी से बात ना करना। ये सभी सिम्टम्स आपने मूवीज़ में अक्सर देखे होंगे। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे डिप्रेशन होता क्या है, क्या डिप्रेशन और सैडनेस सेम है, ये भी तो एक डाउट है ना। अब भाई कोई दुखी है, ठीक है, मान लीजिए एग्ज़ाम में फेल है आज, ठीक है, उससे तो डिप्रेशन में थोड़ा चली जाएगा। लेकिन हाँ, किसी बच्चे का मान लीजिए यूपीएससी का कोई लास्ट अटैम्प्ट है, वो ना क्लियर हुआ हो, पिछले 5 साल से वो लगा हुआ हो, फिर हो सकता है वो डिप्रेशन में चला जाए। तो सैडनेस और डिप्रेशन में डिफरेंस क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो चलिए चलते शुरू करते हैं, डिप्रेशन क्या होता है। तो डिप्रेशन इज़ ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए मूड स्टेट in which main symptom or feature include prolonged feeling of sadness, emptiness and lack of interest in previously enjoyed activities। तो ऐसा क्या कहा गया है यहाँ पर, भाई देखिए, नॉर्मली हम दुखी तो होते हैं, सभी होते हैं भाई, हमारे डेली लाइफ में शायद ब्रेकअप की वजह से, या शायद जो चीज़ हमें चाहिए उसकी वजह से ना मिले, है ना, या हमें किसी ट्रिप पे जाना है पेरेंट्स मना कर दे, या कॉलेज ट्रिप पे जाना है पेरेंट्स मना कर दे, तो हमें थोड़ा सा सैडनेस तो फील होती है। 1 दिन 2 दिन या 1 घंटे 2 घंटे के बाद हम ठीक हो जाते हैं। या फैमिली में किसी के साथ इशू हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो हम 1-2 दिन के लिए जो दुखी होते हैं, या कुछ घंटों के लिए, लेकिन उसके बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये डिप्रेशन और सैडनेस में फ़र्क है, ये हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो डिप्रेस्ड पीपल सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस सिंस दे लूज मोटिवेशन टू पार्टिसिपेट फुली इन देयर लिव्स। वो अपनी लाइफ में जो फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, जो डिप्रेस्ड होंगे। डिप्रेस्ड का मतलब यहाँ पर है जो मूड स्टेट से है, कि आपका मूड कैसा है, आपका मूड अच्छा है या बुरा है। लेकिन मूड की स्टेट जब लो हो जाती है तो हम अक्सर कहते हैं कि डिप्रेशन में बच्चा चला गया, है ना। डिप्रेस्ड पीपल को डिफ़िकल्टी होती है लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने में, कांटेक्ट उसके फ्रेंड धीरे धीरे जो बहुत कम होते चले जाएंगे या बिल्कुल ख़त्म ही होते चले जाएंगे। अलोन रहना पसंद करता है बच्चा, है ना। तो विच कुड डिप्राइव दैम ऑफ असेंशियल सपोर्ट। जी, असेंशियल सपोर्ट से जो बच्चा वंचित हो सकता है, ठीक है। सो डिप्रेशन इज ऑफन थॉट ऑफ बीइंग इज एक्सट्रीम स्टेट ऑफ सैडनेस। अब सैडनेस तो आप लोगों को पता चल गया भाई, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन 2 दिन। लेकिन एक्सट्रीम स्टेट ऑफ सैडनेस को डिप्रेशन कहा गया है। एक्सट्रीम स्टेट ऑफ सैडनेस मीन्स आप 1 महीना 2 महीने के बाद भी आप दुखी चल रहे किसी एक पर्टिकुलर इशू को लेकर, उस इशू को फिर आप कहेंगे कि वो आपके डिप्रेशन का कारण बन गया है। समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो हमें ये समझना ज़रूरी है क्लिनिकल डिप्रेशन और सैडनेस में डिफरेंस क्या है, ओके। तो क्लिनिकल डिप्रेशन क्या होगा, सैडनेस क्या होगा, चलिए समझते हैं। इससे पहले मैंने ना बिल्कुल इजी लैंग्वेज में यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कि सैडनेस है ना एक ह्यूमन बीइंग का पार्ट है भाई। डेली लाइफ में सभी दुखी होते हैं, शायद डेली एक बार तो हम हो ही जाते हैं ना। ऐसा कोई दिन जाता ही नहीं जब हम दुखी ना हो। क्या एक कोई छोटी सी एक्सपेक्टेशन को लेकर कि यार पता नहीं कब जॉब लगेगी, यार पता नहीं कब मेरे पास है जो बच्चे ट्यूशन के लिए आएंगे, तो ये भी एक सैडनेस का कारण होता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम जैसे ही पापा आते हैं, कुछ सामान लेकर आते खाने का या अच्छा सामान बाहर से, तो आप खुश हो जाते हो, उसे देखकर भूल जाते हो उस इशू को। फिर नेक्स्ट डे फिर आपको शायद उसी टाइम पता नहीं मेरे मार्क्स मैथ में कब 100 आएंगे,
तो ये छोटे छोटे रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ से हम बताएंगे कि सैडनेस है जो क्या है, एक पेनफुल सर्कमस्टांसिस की वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से, जब आप थोड़े टाइम के लिए दुखी हो, मूड आपका लो हो, तो आप कह सकते हैं कि आप सैड हैं, अंडरस्टैंड। लेकिन डिप्रेशन क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना। जो सैडनेस है वो ट्रांजिएंट फीलिंग है। ट्रांजिएंट मीन्स क्षणभंगुर, मीन्स एक थोड़े क्षणों के लिए। क्षण मीन्स यहाँ पर है जो टाइम से डिनोट किया जाता है, समझ रहे हैं कि 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, इशू बड़ा है तो 2 दिन, लेकिन उसके बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं। सैड पर्सन फील बैड बट कंटिन्यू टू कोप विद लिविंग। अब आप दुखी हैं मान लीजिए, तो ऐसा थोड़ी है कि आप 4 दिन खाना नहीं खाएंगे, 1 महीना खाना नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप मान लीजिए आज आपकी पेरेंट्स से आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आप हो सकता है आज शाम को खाना ना खाएं, लेकिन सुबह तक आप खा लेंगे, या 1 दिन 2 दिन के बाद आप खाना खा लेते हैं। तो ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। तो सैडनेस आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर। सो अब समझते हैं मेन डिफरेंसेस क्या हैं। ड्यूरेशन की बात करें, क्लिनिकल डिप्रेशन का मीनिंग यहाँ पर हम डिप्रेशन से है, ठीक है, जिसको क्लिनिकली हम है जो कोप अप करते हैं, जिससे या हमें प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी, आप ये समझ लीजिए। तो डिप्रेशन और सैडनेस 2 चीज़। सैडनेस की जो ड्यूरेशन होगी वो टेम्परेरी होगी, थोड़े टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर इवेंट सिचुएशन को लेकर हम जो दुखी हो गए उसे सैडनेस कहेंगे। ड्यूरेशन में प्रोलॉन्ग्ड होगी, मीन्स 2 हफ्ते, 2 महीने, 4 महीने, साल भर, 2 साल भर हम दुखी हैं, तो वो डिप्रेशन है, समझ रहे हैं। इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी, नॉर्मल इमोशनल रिस्पॉन्स टू ए चैलेंजिंग और डिस्ट्रेटिंग सिचुएशन, टिपिकली लेस इंटेंस, है ना। ये इतना इंटेंसिटी इसकी हाई होती नहीं है। ये कुछ आप जैसा कि मैं बता रहा हूँ कुछ टाइम के लिए पर्टिकुलर कंडीशन को लेकर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो डिप्रेशन होता है वो सीवियर होता है। परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ डिस्पेयर, आप लगातार मतलब 2-2 महीने आप अगर खुद को लो फील कर रहे हैं, खुद की कोई वैल्यू ही नहीं आप समझ रहे कि मैं तो यार मेरा तो करियर ही ख़त्म हो गया, अब मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब तो मेरे लिए सिर्फ एक मौत का दरवाज़ा खुला है। तो इस तरह की चीज़ें आप है ना डिप्रेशन में आपको लेके जाती है। आप हेल्पलेसनेस फील करते हैं, होपलेसनेस फील करते हैं कि यार अब क्या होगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं है ना। तो वो इंटेंसिटी इसकी काफ़ी हाई है। ट्रिगर की बात करते हैं, कैसे ट्रिगर करता है सैडनेस। टिपिकली स्पेसिफिक इवेंट हो सकती है, सरकमस्टांस हो सकती है, या किसी भी कोई डिसअपॉइंटमेंट या एक्सपेक्टेशन का ना मिलना, ये सैडनेस को ट्रिगर करता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर हैं, जिसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकता है, केमिकल इम्बैलेंसेस की आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसे हम कह सकते हैं सेरोटोनिन, डोपामिन में इम्बैलेंस हो जाए, या फिर कोई ट्रामा हो जाए, या क्रोनिक स्ट्रेस, टाइम टू टाइम आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा है तो उसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। फिजिकल सिम्टम की बात करते हैं, तो फिजिकल सिम्टम यहाँ पर कुछ खास चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। मान लीजिए आज आप दुखी हैं तो हो सकता है आप 2-3 घंटे बैठकर आराम से रोएं, ठीक है, या अपने बेड पर लेटकर आप जो आज रोएं, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, पता नहीं कब क्या होगा, इस तरह की चीज़ें आपने सोची, मैं उसको कब प्रपोज कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो ये मान लीजिए दुखी हैं, पता नहीं मैं मेरे फ्रेंड से कब मिलूँगी इसलिए आप रो रहे हैं, या मेरी बहन की शादी हो गई इसलिए मैं रो रहा हूँ या रो रही हूँ। तो ये सभी क्या हैं, आप 2 घंटे के लिए रोए, आपकी दिनचर्या थोड़ी अफेक्ट होगी भाई, या हो सकता है 1 दिन के लिए अफेक्ट हो, तो डेली रूटीन नहीं अफेक्ट होगी। तो हो सकता है आपकी स्लीपिंग में 2-3 घंटे के बाद आप सो रहे हैं, लेकिन सो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो फिजिकल सिम्टम्स है स्लीप पैटर्न में कम्प्लीटली चेंज आपको देखने को मिलेगा। आपको भूख या तो ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी, आप खाना खाना ही बिल्कुल छोड़ देंगे, एनर्जी लेवल आपके लो हो जाएंगे। फिजिकल पेन विदाउट ए क्लियर काज, आपको बॉडी में पेन होगा कोई बिना किसी रीज़न के, आपको भी पता नहीं होगा कि मैं किस वजह से मुझे दर्द है। कॉग्निटिव सिम्टम्स की बात करते हैं भाई। कॉग्निटिव सिम्टम क्या कहते हैं, थॉट एंड फीलिंग आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक इवेंट। अब ये तो ना बिल्कुल ईजी है ना, सैडनेस को जब भी आप पढ़ते हैं कहते हैं यार एक ही लाइन है यहाँ पर, तो है ना बिल्कुल सेम आपको देखने को मिले, स्पेसिफिक इवेंट, स्पेसिफिक सिचुएशन। तो कॉग्निटिव सिस्टम में जो क्या होता है कि हम पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर कुछ सोचते हैं, उसकी वजह से हम दुखी हो गए। सेल्फ अस्टीम इज जनरली नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड, हमारा जो सेल्फ अस्टीम है वो इतना अफेक्ट नहीं होता। अगर यहाँ पर हम बात करें डिप्रेशन में, तो यहाँ पर तो हम बिल्कुल टूट जाते हैं, हम अपने आप को नहीं, अपने आप की बार बार क्या करते हैं, बेइज्जती करते हैं, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो, है ना, या खुद को क्रिटिसाइज़ करेंगे। वर्थलेसनेस की मेरे तो कोई वैल्यू ही नहीं है भाई, है ना, मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, मुझे तो मर जाना चाहिए। डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, हो सकता है आपको किसी पर्टिकुलर टास्क, आप बुक पढ़ना चाहते हैं लेकिन आप बुक नहीं पढ़ पा रहे, आप खुश होने की कोशिश करें, आप खुश नहीं हो पा रहे, तो वो डिप्रेशन के कारण है।
ठीक है। इनफेरेंसेस विद डेली लाइफ, अब यहाँ पर डेली लाइफ, अब इतने सारे सिम्टम्स को आपको देखकर ये तो पता चल गया होगा भाई ये कितना सीवियर है, डेली लाइफ की जो फंक्शनिंग है कितनी अफेक्ट करता है हमारी रिलेशनशिप, हम खुद का ख्याल रखना बंद कर देते हैं। अगर आपने कबीर सिंह मूवी देखी होगी तो क्या होता है, उसके जाने के बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है ना। डिप्रेशन में मीन्स क्या, वो अल्कोहलिक हो जाता है, स्मोकिंग ज़्यादा करता है, या फिर उसने दाढ़ी वगैरह बढ़ा लिया, बाल बड़े कर लिए अपने, है ना। तो उससे क्या, वो सेल्फ केयर उसने छोड़ दी, है ना। फिर वर्थलेसनेस तो आ ही गई, सर्जरी कर रहा है लेकिन उसके जो पैसे से वो दारू पी रहा है ना। तो ये सभी क्या है, यहाँ पर आपको सिम्टम देखने को मिले, उसकी डेली लाइफ कितनी अफेक्ट हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर लड़की के जाने से लाइफ में। तो वो हो सकता है उसको जितना ज़्यादा प्यार करता है, हम कहेंगे लॉस्ट ऑफ लव्ड वन। ये तो उम्मीद है कि उनकी जो डेथ नहीं हुई है ना, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है जब किसी की डेथ हो जाती है किसी लव्ड वन की, भगवान ना करे ऐसा हो, तो बच्चों में अक्सर डिप्रेशन देखने को मिलता है। हो सकता है किसी 2-3 पर्टिकुलर पर्सन से उसको लगाव हो और उन्हीं में से किसी एक को ऐसा कुछ हो जाए, तो उससे डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव इवेंट्स, अब पॉजिटिव इवेंट्स में आप रिस्पॉन्स देखिए आप क्या कर पाएंगे। अगर आप दुखी हैं, जैसा कि मैंने बताया आपके मम्मी के साथ झगड़ा हो गया है, लेकिन शाम को पापा कुछ जो स्पेशल लेके आ जाते हैं आप सभी के लिए, आप फिर से पार्टी करते हैं, आप इकट्ठा हो जाते हैं, तो अगर पॉजिटिव इवेंट आ रही है तो आप रिस्पॉन्स अच्छा करेंगे। लेकिन डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता, आप इंजॉय कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको ना इरिटेशन होगी, जब कोई भी पार्टी कर रहा है आपको पार्टी में ले जाएगा, आपको अकेला रहना पसंद है, तो वो डिप्रेशन के कारण होता है, समझ रहे हैं। ट्रीटमेंट प्रोफेशनल के अंडर होगा, तो ट्रीटमेंट करने के लिए ना आपको थेरेपिस्ट से मिलना होगा, लेकिन सैडनेस तो इजीली रिमूव हो ही जाती है, इसका कोई इशू होता नहीं। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि क्लिनिकल डिप्रेशन और सैडनेस में कितना डिफरेंस है। हम ऐसे नहीं कह सकते किसी को कि मुझे तो ना डिप्रेशन फील हो रहा है, ऐसा नहीं होता भाई। डिप्रेशन के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से मिलना होगा, थेरेपिस्ट से, वो आइडेंटिफाई करेगा कि आपको डिप्रेशन है या नहीं है। तो कुछ सिम्टम्स अगर आपको भी लगता है कि आपके आस पड़ोस में, आपके भाई बहन या किसी को फैमिली में डिप्रेशन के सिम्टम्स है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ इसको डॉक्टर की ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर की ज़रूरत है। इनसे हम समझ सकते हैं। इनमें से कुछ सिम्टम्स है जिसमें मैंने फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और कॉग्निशन लेवल पर है जो सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएट भी किया है। तो हम पहले इनका सभी का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे ये सभी मिक्सअप हैं। तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर्मली प्लेजरेबल एक्टिविटी, जिन एक्टिविटीज़ में मान लीजिए आपको म्यूज़िक पसंद है ना, लेकिन डिप्रेशन, किसी लव्ड वन की डेथ होने के बाद आप म्यूज़िक सुनना ही नहीं पसंद करते, 4-5 महीने बीत गए हैं, आप किसी से बात करना नहीं पसंद करते, तो हो सकता है प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में से आपका इंटरेस्ट चला जाए, लाइफ से सेटिस्फाई ना हो पाए आप, सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना होना, एनर्जी का लो फील करना, लॉस ऑफ एनर्जी, या यूज़लेस या होपलेस फील करना कि मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है, जैसा कि मैं, आपको ना ये चीज़ें बार बार देखने को मिलेगी। आपको ये भी लग सकता है कि अरे ये तो बार बार एक ही बात को बता रहा है। तो इरिटेशन आपको फील हो सकती है जब भी आप पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं या किसी आप पार्टी में जा रहे हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको काफ़ी देखने को मिलेंगी, सैडनेस, क्राई। आपने मूवी में देखा होगा कि अकेले होने पर है ना, हीरो या हीरोइन जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो वो रोने लग जाते हैं, कोई भी, है ना, अकेले कमरे में रोएंगे। वरी और सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद को क्रिटिसाइज़ करना, कंसंट्रेट ना कर पाना, डिसीजन ना ले पाना, या लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस या गेन करना, ये सभी डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। और इसमें आप है जो स्लीपिंग, इंसोमेनिया भी डाल सकते हैं, समझ रहे हैं, अफेक्टिंग ऑफ स्लीपिंग आवर्स। तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में आपकी फीलिंग से रिलेटेड डिप्रेस्ड, होपलेसनेस, ये फिर से ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। या इन सिम्टम्स को आप पढ़िएगा, ठीक है। जैसे कि आपने, अब मैंने ये बताया था आपको प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना होना, है ना, या फिर आपको गिल्ट महसूस हो रहा है, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं आपकी साइकोलॉजिकल। फिजिकल सिम्टम में इंसोमेनिया, फटीग, लॉस ऑफ एनर्जी, कॉन्सेंट्रेट और मेकिंग डिसीजन में प्रॉब्लम आना, ठीक है। तो ये सभी है जो हमारे क्या हैं, सिम्टम्स हैं, जिनको आप रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे हम डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सिम्टम से भी आ सकता है कि डिफाइन द सिम्टम्स ऑफ द डिप्रेशन, तो आपको लिखने होंगे वहाँ पर सिम्टम्स, या कॉजेज से आ सकता है, वो भी आपको लिखने हो सकते हैं। तो यहाँ पर डिप्रेशन को कैसे हम डायग्नोस करेंगे, क्राइटेरिया फॉर फॉर्मल डायग्नोस ऑफ मेजर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन को कैसे डायग्नोस किया जाएगा, इसकी कुछ देखिए यहाँ पर क्या है, कंडीशंस हैं। 5 फॉलोइंग सिम्टम्स कम से कम होने चाहिए, अब जो हम बताएंगे आगे आपको, या आप उनमें से भी ले सकते हैं कि 5 सिम्टम कम से कम हो, तब आप किसी को ये कह सकते हैं कि इनको मेजर डिप्रेशन से ये सफ़र कर रहे हैं ना, अंडरस्टैंड।
सो सिम्टम मस्ट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द सेम 2 वीक पीरियड, लगातार 2 हफ्ते तक वो आपको दिखने चाहिए कि अरे यार ये तो काफ़ी सीरियस कंडीशन है, इसको शायद डॉक्टर की ज़रूरत है। 2 हफ्ते तक आपको पता होना चाहिए। दिस सिम्टम्स मस्ट रिप्रेजेंट ए चेंज फ्रॉम प्रीवियस लेवल ऑफ फंक्शनिंग, कि जो पहले वो फंक्शन कर रहा था, जो डेली रूटीन उसकी थी, वो अफेक्ट होती हुई आप देख सकें। कि मान लीजिए स्लीपिंग आवर्स में डिस्टर्बेंस हो रही है, खाना खाना छोड़ दिया, पार्टीज़ में जाना छोड़ दिया, अपने फ्रेंड से बातें करना छोड़ दिया, फैमिली में कम बात कर रहा है, तो इस तरह से कि उसकी जो डेली लाइफ की जो फंक्शनिंग थी वो काफ़ी अफेक्ट हो गई है। ये 3 सिम्टम्स होने काफ़ी ज़रूरी है। अब कौन कौन से सिम्टम्स हैं ये फिर से मैं नहीं बढ़ के बताऊँगा, अभी आप इनको खुद पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ लोगों को क्या होता है, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर हैज़ एक्सपीरियंस्ड 1 और मोर मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, उनमें जो 1 से ज़्यादा डिप्रेसिव एपिसोड आ जाते हैं। और कैसे आते हैं ये देखते हैं हम। पहला मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। ए मेजर डिप्रेसिव एपिसोड को कैसे आप मार्क करेंगे, मूड का, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, प्लेजरेबल एक्टिविटी, जैसा कि मैंने बताया, एटलीस्ट 4 एडिशनल सिम्टम फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप। फॉलोइंग ग्रुप मीन्स यहाँ पे अबव करना था मुझे, इन ग्रुप्स में से आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेजर डिप्रेसिव एपिसोड को आप मार्क कर सकते हैं, हाँ इसको मेजर डिप्रेशन है ना। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास रिकरेंट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, कि कुछ टाइम के बाद, मान लीजिए आपने उसको जो डॉक्टर को दिखाया, काउंसलर को दिखाया, लेकिन कुछ टाइम के बाद रिकरेंट हो रहा है, आपको दोबारा से उसमें वही सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, ये भी चांस है डिप्रेशन होने का, ठीक है। मेजर डिप्रेसिव एपिसोड विद साइकोटिक फीचर। 50% ऑफ पीपल विद ए मेजर डिप्रेशन हैव सम साइकोटिक सिम्टम। साइकोटिक सिम्टम मीन्स जैसे कि डेल्यूजन होना। डेल्यूजन मीन्स कि मान लीजिए खुद कोई अपने ब्लेम करना कि वो बीमार है, इसका तो मैं, इसका रीज़न मेरा, इसकी, ये मेरी वजह से वो बीमार है, या उसको कुछ हो गया ये मेरी वजह से हुआ है, वो एग्ज़ाम में फेल हो गई वो मेरी वजह से फेल हो गई, उसकी डेथ हो गई वो मेरी वजह से हो गई। तो इस तरह के जो सिम्टम्स आपको है, जो फीचर्स है, जो आपको मेजर डिप्रेसिव एपिसोड में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप है जो मेजर डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, अंडरस्टैंड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है डायस्थमिक डिसऑर्डर, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 और उसके बाद साइक्लोथमिक डिसऑर्डर। अब इन तीनों को समझने से पहले हम क्या करेंगे, मैनिक एपिसोड और हाइपोमैनिक एपिसोड की बात करेंगे। अब ये कौन से एपिसोड है भाई, ये एपिसोड है ना आपको बाइपोलर 1, बाइपोलर 2, साइक्लोथमिक में देखने को मिलेंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इन ऑल दीज टर्म्स जो मैंने अभी बताई आपको, तो आपको समझना होगा मैनिक एपिसोड किसे कहेंगे, हाइपोमैनिक एपिसोड किसे कहेंगे। सो जो मैनिक एपिसोड आपको लग रहा होगा नॉर्मल है नाम से, हाइपोमैनिक आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है ना, तो जस्ट अपोजिट है भाई, ठीक है। हाइपोमैनिक कम टाइम के लिए होता है ड्यूरेशन इसकी, लेकिन इसकी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होती है ड्यूरेशन 1 वीक, ठीक है। इसमें हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है अगर किसी को मैनिक एपिसोड आ रहे हैं। मैनिक एपिसोड में वे सिम्टम्स हैं, ठीक है, जो हमने ऊपर डिस्कस किए वो सिम्टम्स इसमें आ रहे हैं, ठीक है। आप कभी कंफ्यूज हो जाए कि अब ये मैनिक क्या हो रहा है, ठीक है। हाइपोमैनिक में क्या होता है, ये इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेस सीवियर होता है एज कंपैरिजन टू मैनिक एपिसोड, तो इससे आप समझ सकते हैं। अब ये ज़्यादा सीवियर है तो यहाँ पर जो हमारी डेली लाइफ है, जो डेली फंक्शनिंग है वो काफ़ी अफेक्ट होगी। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमें सोना कम कर दिया, लोगों से मिलना कम कर दिया, खाना खाना छोड़ दिया, खुश रहना छोड़ दिया, है ना। लेकिन हाइपोमैनिक इतनी सीवियर नहीं होती, ये आसानी से ठीक हो जाती है। ये बाइपोलर 1 में पाई जाती है। अगर आप बाइपोलर 1 को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, इसके क्राइटेरिया में भी हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस में, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे हाइपोमैनिया जो बाइपोलर 2 में आप देखेंगे, ओके। तो हाइपोमैनिया एपिसोड आपको समझ आ गया, मैनिक एपिसोड आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं डायस्थमिक डिसऑर्डर पर। डायस्थमिक डिसऑर्डर देखिए, अब डायस्थमिक डिसऑर्डर को ना परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है, कि आप लगातार लंबे समय के लिए सैडनेस फील कर रहे हैं, लो मूड फील कर रहे हैं, होपलेसनेस फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप जो देख सकते हैं PDD में, इसको PDD से भी डिनोट किया जाता है। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज़ ए क्रॉनिक एंड लॉन्ग लास्टिंग फॉर्म ऑफ डिप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट लो मूड, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजरेबल इन डेली एक्टिविटी। आप इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे डेली लाइफ की रूटीन्स में। तो इन सभी सिम्टम्स की वजह से ये इतने सीवियर होते नहीं हैं, ठीक है, और ये लगातार 2 साल तक अडल्ट्स में देखे जा सकते हैं। सिम्टम्स आर टिपिकली लेस सीवियर देन मेजर डिप्रेशन की कंपैरिजन में ये कम सीवियर होते हैं, इतने खतरनाक नहीं होते, लेकिन हाँ ये 2 साल तक किसी भी अडल्ट में देखे जा सकते हैं। अगर हम
डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें पीडीडी के, तो उनको हम एक बार रीड कर लेते हैं। 2 के रीड करेंगे हम, डायस्थेमिक डिसऑर्डर के और एक बाइपोलर 1 के। उसके बाद आप अपने आप रीड कीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम सभी के सिम्टम्स। और एक और ख़ास बात मैं बता दूं आपको, इनमें कुछ ना सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। मेन डिफरेंसेस मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि बाइपोलर में मैनिक एपिसोड और बाइपोलर सेकेंड में आपको हाइपोमैनिक एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो डिप्रेस्ड मूड फॉर मोस्ट ऑफ द डे फॉर मोर डेज देन नॉट एज इंडिकेटेड आइदर बाय द सब्जेक्टिव अकाउंट और ऑब्जर्वेशन बाय अदर एटलीस्ट 2 ईयर। In children and adolescents, mood can be irritable. Duration must be at least 1 year. कम से कम 1 साल के लिए आप ये डायग्नोस कर रहे हैं कि इसको पीडीडी है या नहीं है, तो उसमें कम से कम 1 साल के लिए ऐसे है जो सिम्टम्स देखने को होना चाहिए, यहाँ पर ज़रूरी है ना। सो ड्यूरिंग द सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास, ड्यूरिंग द पीरियड 1 ईयर फॉर द चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस, जैसा कि हमने बताया एटलीस्ट 1 ईयर द इंडिविजुअल हैज़ हैड 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। इनमें से तो कितने 2 और 2 से ज़्यादा सिम्टम्स है जो होने ज़रूरी है, जैसे इंसोमेनिया, हाइपोसोमेनिया या पुअर एपेटाइट और ओवर ईटिंग, लो एनर्जी, लो सेल्फ एस्टीम, डिफिकल्ट कंसंट्रेटिंग, मेकिंग डिसीजन, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। तो देखिए आपको बार बार वही सिम्टम्स देखने को मिले। जो मेन सिम्टम्स है वे मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ पर है जो आप कैटेगराइज करते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें, ठीक है। तो इनमें से 2 और 2 से ज़्यादा है जो सिम्टम्स होने चाहिए, कम से कम 1 साल के लिए और ज़्यादा 2 साल तक है जो हो सकते हैं। Symptoms are not attributable to the physiological effect of a substance और another general medical conditions की वजह से। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है या कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं, कोई सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी वजह से अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिम्टम कोज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल, अदर इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शनिंग। काफ़ी आपको हर आपके जो हम सिंपली अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो डेली लाइफ की फंक्शनिंग को काफ़ी अफेक्ट करेगा, वहाँ पर आपको इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगी। ओके, डिस्टर्बेंस इज नॉट ड्यू टू ब्रीवमेंट। अब कई बार क्या आपको देखने को मिलता है, किसी की डेथ हो जाती है लव्ड वन की, जैसे कि मैंने बताया, तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई बच्चा है जो क्या हो जाता है, उनको लेकर इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि 10 दिन 15 दिन नॉर्मल है, 1 महीने के बाद फिर हमें जब भी हमारा कोई प्यार करने वाला कोई चला जाए दुनिया से, तो हमें क्या होता है कि 10-15 दिन तो देखो नॉर्मल ही होता है कि भाई हमें दुख होगा, इतना ज़्यादा होगा कि शायद हम किसी से बात ना करें। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम डेली लाइफ में जो क्या होना इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। अगर हम इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इट मीन्स हम उस जो रिकवरी कर रहे हैं उस सैडनेस से, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, हम अकेले हैं, हमें फिर भी दुख हो रहा है, 1 महीना 2 महीना हो जाता है, तो वो फिर है जो डिप्रेशन की ओर हमें लेके जा रहा है, समझ रहे हैं। देयर हैज़ नेवर बीन ए मैनिक एपिसोड, मिक्स्ड एपिसोड और हाइपोमैनिक एपिसोड। यहाँ पर ऐसा कोई भी एपिसोड आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैनिक, मिक्स्ड और हाइपोमैनिक। इसी वजह से ये लेस सीवियर है, किससे, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 या किसी भी मेजर डिप्रेशन से ये कम सीवियर है। अब बात करते हैं बाइपोलर 1 डिसऑर्डर की। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर इज़ ए मूड डिसऑर्डर, जहाँ पर आपके मूड्स काफ़ी स्विंग होते हैं, अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेगी। एटलीस्ट 1 मैनिक एपिसोड, यहाँ पर मैनिक एपिसोड मीन्स इतने ज़्यादा कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, कि आप किसी हॉस्पिटल में आपको एडमिट करना पड़े, किसी काउंसलर के पास जाना पड़े। सो अब नॉर्मली एलिवेटेड मूड, इंक्रीज एक्टिविटी, दीज मैनिक एपिसोड आर ऑफन अकम्पेन्ड बाय डिप्रेसिव एपिसोड। ये डिप्रेसिव एपिसोड के साथ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ यहाँ पर इसके क्राइटेरिया यहाँ पर मैंने राइट डाउन किए, जैसे कि एटलीस्ट 1 मैनिक एपिसोड होना ज़रूरी है, हमारी डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट करना ज़रूरी है, नेवर हैड ए डिप्रेसिव एपिसोड बिफोर द मैनिक एपिसोड। मैनिक एपिसोड से पहले कोई डिप्रेसिव एपिसोड आपको नहीं देखने को मिलेगा। सो ये बाइपोलर 1 डिसऑर्डर था। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में क्या होगा, हाइपोमैनिया होगा, ठीक है। हाइपोमैनिया इज ए माइल्डर फॉर्म ऑफ ए मैनिया। मैनिया जो होता है उसका माइल्डर फॉर्म होता है, यहाँ पर मैनिक एपिसोड, तो इससे लेस सीवियर होता है हाइपोमैनिया, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके जैसे यहाँ पर प्रेजेंस और 1 और मोर मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, इनमें से एक है जो कम से कम एक डिप्रेसिव एपिसोड होना चाहिए, एक हाइपोमैनिया मैनिक एपिसोड होना चाहिए। और यहाँ पे मिक्स्ड एपिसोड आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैनिक एपिसोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपोमैनिक एपिसोड, अंडरस्टैंड, समझ गए हैं, हमारी डेली फंक्शनिंग अफेक्ट होती है। अब बात करते हैं साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर की। साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर ये दोनों से, बाइपोलर 1 से बाइपोलर 2 से, दोनों से
कम सीवियर होता है, हम सिंपली कह सकते हैं। साइक्लोडेमिक डिसऑर्डर इज ए माइल्डर फॉर्म ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूमेरियस पीरियड ऑफ हाइपोमैनिक सिम्टम्स, डिप्रेसिव सिम्टम दैट डू नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर फुल ब्लोन मैनिक और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के क्राइटेरिया को मीट नहीं करता साइक्लोडेमिक डिसऑर्डर। यहाँ पे जो मूड स्विंग आर क्रोनिक बट लेस सीवियर देन दो सीन इन बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 में जो हम देखते हैं उनसे काफ़ी कम सीवियर हमें जो देखेंगे साइक्लोडेमिक डिसऑर्डर में। अब इसके सिम्टम आप खुद रीड करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनमें क्या डिफरेंस था। ओके, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अदरवाइज मैं सारा का सारा रीड करूँगा तो, है ना। तो अब हम चलते हैं SAD पर, उसके बाद कोजेस पर, और आई थिंक फिर हमारी वीडियो जो कंप्लीट हो जाएगी। SAD क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। आप लोगों ने कभी सुना है कि भाई ऐसा हो रहा है कि सीज़न के साथ आपके मूड में चेंज आ रहे हैं या मूड स्विंग हो रहा है? तो SAD डिसऑर्डर वही है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर इज़ ए टाइप ऑफ डिप्रेशन दैट अकर सीजनली, जो कि हमें अकॉर्डिंग टू सीज़न, और ज़्यादातर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, विंटर मंथ्स में, विंटर सीज़न में। क्या होता है विंटर सीज़न में, हमारे जो डे लाइट्स होती है, जो डे टाइम होता है हमारा, वो कम होता चला जाता है, और नाइट है जो थोड़ी थोड़ी बड़ी होने, थोड़ी थोड़ी क्या भाई, काफ़ी बड़ी हो जाती है। लोगों को रात को नींद नहीं आती, या फिर वो ज़्यादा सोते हैं, या फिर रात को भूख लगने लग जाती है या भूख लगती नहीं है, या फिर जैसे जैसे दिन ढलता है तो उनको डिप्रेशन फील होने लग जाता है। और ये सभी सिम्टम्स है जो SAD के हैं, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। इट इज़ समटाइम रेफर टू एज ए विंटर डिप्रेशन, भी इसको है जो क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है कि विंटर डिप्रेशन है। ठीक है, तो डे लाइट बिकम शॉर्टर। SAD इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेकरिंग एपिसोड ऑफ मेजर डिप्रेशन दैट कोइंसाइड विद द स्पेसिफिक सीजन। आपको जो डिप्रेशन वाले जो सिम्टम्स हैं वो स्पेसिफिक सीजन में अगर देखने को मिल रहे हैं तो आप SAD हो सकता है वहाँ पर उनको हो। ठीक है, तो इन को जो ट्रीट करने के लिए SAD को जनरली क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ किया जाता है ना। तो अब इनमें जो सिम्टम्स है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मूड चेंजेस के, स्लीप चेंजेस में, चेंज इन एपेटाइट एंड वेट। अब सीजन में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो विंटर सीजन में मूड चेंज हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया, जैसे ही दिन ढलता है तो फीलिंग डिप्रेस्ड या सैड फील होने लग जाए, या फिर आप जो ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करें, शाम में यार अब तो शाम ही हो गई, दिन टाइम ही कितना बचा है ना। होपलेस, एम्प्टी, इरिटेबिलिटी, एंशियस, इन सभी का मूड चेंज में हमने कैटेगरी बना दी आपको समझाने के लिए। स्लीप चेंज की बात करें तो या तो आप ज़्यादा सोने लग जाएंगे या फिर नींद बिल्कुल कम आएगी, या आप टायर्डनेस फील कर रहे हैं। डिफ़िकल्टी फॉलिंग अस्लीप, स्टेइंग अस्लीप, आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है कि मान लीजिए आप, अब अंधेरा होने पर क्या होता है, हमारी बॉडी में ना कुछ केमिकल रिलीज़ होने लग जाते हैं जो कहते हैं भाई अब चलो सोएंगे, तभी तो रात को हमें ज़्यादा अच्छी नींद आती है एज़ कंपेरिजन टू दिन में, है ना। तो फिजिकल चेंज, टायर्डनेस होगी, एनर्जी लेवल, फटीग, सोशल चेंज, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करना, कॉग्निटिव चेंज, ये आप पढ़िए, काफ़ी इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने यहाँ लिखा जो आपको पढ़ने पर समझ ना आए, समझ रहे हैं। तो SAD का जो मेन टॉपिक यही था कि आपको सीजनली डिप्रेशन फील हो रहा है, सीजनली आप क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर सीज़न के आप है जो डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। अब इतना सारा डिप्रेशन, सैडनेस हमने सभी पढ़ा, उनके टाइप्स पढ़े, अब कॉजेज़ भी तो पढ़ने पड़ेंगे ना कि किस वजह से हमें होता है, ये भी तो आइडेंटिफाई करना है। तो जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। रिसर्च कहती है कि 1.5 and 3 times more likely to develop depression if one of their parents and brother sister has the disorder। अगर किसी की फैमिली में किसी के पेरेंट्स को, किसी की ब्रदर एंड सिस्टर को डिप्रेशन है तो मोस्ट प्रोबेबल किसी दूसरे पर्सन को भी वहाँ पर डिप्रेशन होने के चांसेस है। ट्विंस थ्योरी भी यही कहती है, अगर कोई एक बच्चा, कोई एक बेबी है जो डिप्रेशन फील कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि दूसरा बच्चे को भी वहाँ पर है जो डिप्रेशन फील करने को देखने को मिल सकता है सिंपली। तो जेनेटिक फैक्टर भी कितना अफेक्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को डिप्रेस्ड रखने में, हम ये कह सकते हैं। ब्रेन केमिस्ट्री की बात करें तो इम्बैलेंस इन न्यूरोट्रांसमीटर, सिंपली सेरोटोनिन, डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन, इन सभी है जो अगर ये इनमें इम्बैलेंस होता है तो हम है जो डिप्रेशन फील करते हैं। तो ये सभी है जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे डिप्रेशन में। ओके, और ऑब्वियसली बात है ट्रीटमेंट में भी यही हेल्प करते हैं, अगर ये बैलेंस होते हैं तो हमें डिप्रेशन नहीं होता। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या होगा, जैसे कि वॉर, एक्सीडेंट, जॉब स्ट्रेस, आपकी जॉब चली गई, कोई आपको छोड़ के चला गया, छोड़ के चली गई, आपका ब्रेकअप हो गया,
उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल फैक्टर, किसी से इतना लगाव, ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज़, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉलोइंग सीरियस इंजरी, तो इन सभी में आपको है जो क्या देखने को मिलेगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा। अगर आप इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं तो हो सकता है इन चीज़ों की वजह से आपको क्या हुआ हो, डिप्रेशन हुआ हो, कि मान लीजिए अचानक से आपकी इतनी अच्छी हंसी खुशी से भरपूर आपकी ज़िंदगी थी, लेकिन कुछ ऐसी इवेंट हुई, कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ, या वर्ल्ड वार जैसे होते हैं ना, जैसे अब इजराइल में चला हुआ है, तो उनसे क्या हो रहा है, हो सकता है वो डिप्रेशन में चले जाएं कुछ बच्चे वहाँ पर। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी अफेक्ट करता है हमारे डिप्रेशन को। इंटरपर्सनल थियरी क्या कहती है भाई, इंटरपर्सनल, अकॉर्डिंग टू इंटरपर्सनल थियरी क्या होता है कि जिन लोगों में इंटरपर्सनल स्किल्स ज़्यादा होती है, लोगों से बात करना, उनके साथ खेलना कूदना, या हम सिंपली कह सकते हैं उनसे कॉन्टैक्ट करना, तो क्या होता है कि उनमें डिप्रेशन इतना देखने को नहीं मिलता। या हम एम्पैथी शो कर रहे हैं या पॉजिटिव रिगार्ड लोगों को दे रहे हैं, तो उन लोगों को डिप्रेशन इतना देखने को नहीं मिलता एज कंपैरिजन टू जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तो इंटरपर्सनल थियरी क्या कहेंगे, जिनमें सोशल स्किल्स नहीं होंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं होंगे, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं किसी एक पर्सन को डिप्रेशन में लेके जाने में। अंडरस्टैंड। कॉग्निटिव थियरी क्या कहेगी कि हमारा कॉग्निशन पैटर्न ही गलत है भाई, हमारे सोचने का तरीका ही गलत है। इनमें कुछ एरर्स यहाँ पे मैंने राइट डाउन किए हैं, जैसे कि आर्बिट्रेरी इन्फेरेंसेस, कि हम छोटी सी इवेंट या सिचुएशन को लेकर पूरा कंक्लूजन ही निकाल दिया बिना किसी एविडेंस के। अब एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए गेट पे कोई लड़का एंटर कर रहा है अपने घर पे, ठीक है, और मान लें नज़दीक से किसी लड़की ने पूछ लिया कि भाई ये वाला रास्ता कहाँ जाता है, तो उसने बताया कि भाई आप यहाँ से लेफ़्ट लीजिए, फिर राइट लीजिए और वहाँ पर आपका डेस्टिनेशन। तो मोस्टली लड़के ऐसा कहते हैं कि मैं आपको छोड़ दूँ। तो अब साथ के साथ क्या हुआ, पड़ोस वाली आंटी ने देख लिया, पड़ोस वाली आंटी ने देखा अच्छा तो इनका लड़का है ना किसी लड़की से बात कर रहा है, तो वो क्या करेगी, कल को उनकी मम्मी को बुलाएगी, तुम्हारे लड़के का ना तो किसी के साथ टांका भिड़ा हुआ है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आर्बिट्रेरी इन्फेरेंसेस किया जा रहा है कि छोटी सी इवेंट या सिचुएशन को लेकर कंक्लूजन निकालने की कोशिश की जा रही है, जबकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। इसको कहेंगे कॉग्निटिव एरर। समझ में आ रहा है कितना मतलब खतरनाक और मज़ेदार इवेंट लग रहा है आपको ये। और मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन की बात करें कि आप किसी भी एक चीज़ को लेकर या तो उस पर गौर ही नहीं कर रहे हैं ना, आप उस पर एम्फेसाइज कर ही नहीं रहे, या फिर इतना कर रहे हैं छोटी सी चीज़ को लेकर, अच्छा बिल्ली रास्ता काट गई, अब तो कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होगा भाई। तो ये क्या है, मैग्निफिकेशन, कॉग्निशन एरर हम करते हैं यहाँ पर। ओवर जर्नलाइजेशन, एक ग्रॉस जर्नलाइजेशन बेस्ड ऑन ए सिंगल इवेंट, छोटी सी इवेंट को लेकर आप बड़ा चढ़ा कर, वो कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाना, है ना, तो वो कॉग्निटिव एरर होती है हमारी। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये सभी चीज़ें हमें डिप्रेशन की ओर लेके जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। हेल्पलेसनेस थियरी क्या कहती है, कंसेप्ट ऑफ लर्नड हेल्पलेसनेस वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय सेलिगमैन। ही बिलीव दैट सफरर बिलीव और फाइंड दैट दे हैव लिटिल कंट्रोल ओवर देयर लिव्स एंड बिकम पैसिव। अब ये हेल्पलेसनेस क्या होती है, आप में से काफ़ी लोगों को ये लगता होगा भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बैठ के देख सकता हूँ, या फिर मैं तो देख भी नहीं सकता। मीन्स क्या कहते हैं कि मान लीजिए आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, ठीक है, अब आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं की, ठीक है, मान लीजिए, मैं कह नहीं रहा कि आपने अच्छी नहीं की, मान लीजिए आपने इतनी अच्छी नहीं की और आपके रिजल्ट्स ख़राब आते हैं, तो आप कहेंगे यार अब मैं क्या कर सकता हूँ। अपने आप को हेल्पलेस शो करना, अपने आप को हेल्पलेस फील करना, वो भी डिप्रेशन का कारण बन सकता है। समझ गए ये कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। आपको हेल्पलेसनेस थियरी, कॉग्निटिव थियरी, इंटरपर्सनल, साइकोलॉजिकल फैक्टर, ब्रेन केमिस्ट्री, जेनेटिक फैक्टर, ये सभी कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को डिप्रेशन में लेके जाने में और उनको वहाँ से बचाने में। आप कोशिश कर सकते हैं इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके कि हाँ मैं इन चीज़ों से बच कर रहा हूँ, है ना। सो ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट काफ़ी ईजी है भाई, इजी भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है ना। तो ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल बेस्ड ट्रीटमेंट को मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगा, लेकिन बाकी को हम है जो वैसे वैसे करेंगे। वैसे वैसे मीन्स हम इनको बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी आप अपने आप पढ़िए इनको। आप है जो क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि पहले मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ, साइकोडायनेमिक अप्रोच आप यहाँ पे लगा सकते हैं। साइकोडायनेमिक अप्रोच कौन सी है, सिगमंड फ्रॉइड वाली, जिसमें मैंने बताया था आपको कैसे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं फ्री एसोसिएशन से, ड्रीम एनालिसिस से। तो इन सभी टेक्निक्स को आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, मैंने यहाँ पे इतना ही राइट डाउन किया क्योंकि आप समझे, बस समझ रहे हैं, क्रैम ना करें। क्योंकि आपको अगर एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए 10 मार्क्स में मिल जाए,
तो इतना आप लिख देंगे तो भी सफिशिएंट है। अदरवाइज आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसकी टेक्निक्स लिख सकते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसको हम बिहेवियरल थेरेपी में जैसे कि डायलैक्टिक बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी थेरेपी, इन सभी का यूज़ हम कैसे डिप्रेशन में करते हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे बायोलॉजिकल बेस्ड ट्रीटमेंट करेंगे। बायोलॉजिकल बेस्ड ट्रीटमेंट क्या होगा? दिस अप्रोच इंक्लूड एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स, जो मेडिसिन्स आती हैं जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, उनसे हम डिप्रेशन से कोप अप कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ECT जिसे कहते हैं, दिस अप्रोच इज़ ऑफन सक्सेसफुल इन लेसनिंग डिप्रेशन। जब हमें कम डिप्रेशन होता है, जब ये थेरेपीज़ है ना, ये अप्रोचेज़ जो हम यूज़ करते हैं, ये तब सक्सेसफुल रहती हैं। ECT किसी भी डिप्रेसेंट से, किसी भी मेडिसिन से फास्ट वर्क करती है, फास्टर एक्टिंग देन द एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स एंड इज़ ऑफनली यूज्ड इफ एन इफेक्टिव मेडिसिन कैन नॉट बी फाउंड। जब हमें कोई इफेक्टिव मेडिसिन्स ना मिले मार्केट में या डॉक्टर रिकमेंड ना कर सके, तो डॉक्टर ECT का यूज़ करते हैं डिप्रेशन से कोप अप करने के लिए, हील करने के लिए आपको, ठीक है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट डिप्रेशन एंड सम ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट यूज़ करना, मूड स्टेबलाइजिंग मेडिसिन का यूज़ करना, सपोर्ट विद डे टू डे मैटर वाहिद इल और रिकवरिंग के दौरान सपोर्ट प्रोवाइड करना, ECT का यूज़ करना जैसे कि हमने बताया, साइको सर्जरी, सोशल टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके, ब्राइट लाइट थेरेपी जो कि हम SAD के अंदर यूज़ करते हैं अक्सर, ओके, हर्बल रेमेडीज़ जो आयुर्वेदिक वगैरह होती हैं, है ना। उसके बाद आती है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, TMS जिसे कहते हैं, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, विच इन्वॉल्व अप्लाइंग ब्रीफ मैग्नेटिक पल्सेस टू द ब्रेन। अब ये कैसे की जाती है? दिस इज़ डन विद द पेशेंट अवेक विद सिटिंग इन ए चेयर पे एक बंदा, जैसे कि अब मैं बैठा हूँ वैसे मैं क्लाइंट को बिठाते हैं। डॉक्टर होल्ड एन इलेक्ट्रिक कॉइल नियर द हेड, और उनसे क्या होगी, मैग्नेटिक पल्सेस है जो एमिट होंगी। ये प्रोसीजर है जो पेनलेस होता है, ये आपको ध्यान रखना हो। कभी आप ये सोचो कि इसमें तो दर्द होता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये है हमारे बायोलॉजिकल बेस्ड ट्रीटमेंट जिससे कि हम डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं, ओके। तो ये कुछ टेक्निक्स थी, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया, साइकोडायनेमिक, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मैंने बताया आपको। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर कंप्लीट। एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं फॉर नोट्स आर नॉट कंपल्सरी। आपकी इच्छा है, अगर आप लेना चाहते हैं देन यू कैन, अदरवाइज नॉट कंपल्सरी। जैसा कि मैंने बताया, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।